हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास की शुरुआत एक प्यारी सी लाइन के साथ। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। जब जीना ही है हर हाल में, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। हंसते रहो, मस्त रहो, अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ते रहो। आज हम अनुपात समानुपात के बारे में देखते हैं। 50 प्रश्नों की श्रृंखला में हमने 24 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 25 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम देखते हैं, हमारे चैनल पीक पॉइंट पर हम मैथमेटिक्स का इस समय अध्ययन कर रहे हैं और यहां हम देखते हैं कि जो 25 नंबर प्रश्न है वो हमारे पास में क्या है। देखो, प्रश्न नंबर 25 है और इसमें लिखा है, यदि x माइनस 2 और x माइनस 3 के बीच मध्य अनुपात x है तो x का मान क्या होगा, यानी x का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम ये देखते हैं कि हमने जब तीन संख्याएं अनुपात में हो तो हमने एक सूत्र जनरेट किया था, a, b और c अगर तीन अनुपात में हो तो हम ये कह रहे थे कि बीच वाली जो संख्या है उसका वर्ग पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी b स्क्वायर बराबर में ac होता है। हमारे पास में यहां तीन संख्याएं हैं। पहली संख्या है x माइनस 2 और दूसरी संख्या है x और तीसरी संख्या है x माइनस 3। हम ये करते हैं बीच वाली संख्या का स्क्वायर, तो यानी x का स्क्वायर बराबर गुणा में पहली और तीसरी संख्या, तो x माइनस 2 और गुणा में x माइनस 3। ये x स्क्वायर है। ये दोनों गुणनखंड हम जो ब्रैकेट हैं इनको गुणा करते हैं तो क्या आएगा, x को x से गुणा करते हैं तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को माइनस 3 से करते हैं तो माइनस का 3x। फिर माइनस 2 को x के साथ गुणा करते हैं तो माइनस का 2x और माइनस 2 को 3 के साथ करते हैं तो माइनस 3 है यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा। एक विशेष बात का आप ध्यान रखें, देखो जब भी आप x को x से गुणा करते हैं तो हमारे पास में x स्क्वायर आता है, यानी जो गाते हैं एक और एक ये दोनों क्या हैं, जुड़ जाती हैं। और जब x प्लस x करते हैं तो क्या होगा, 2x होगा। तो यहां ध्यान दे कि ये दोनों गुणनखंड गुणा करते हैं तो यहां x और x गुणा होके x स्क्वायर होगा और बाकी के साथ x आ जाएगा। बिना x वाली संख्या के साथ तो बिना x की संख्या आ जाएगी। अब हम इसे और हल करते हैं तो देखो, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर, ये माइनस का 5x है और ये प्लस का 6 है। ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो इस साइड कुछ बचा ही नहीं। और ये देखते हैं हम कि माइनस का 5x और प्लस का 6 इस साइड में 0 बचा था, तो यहां से 6 इस साइड लेके आए तो या 5x इस साइड लेके आए तो 5x हो जाएगा, यानी ये प्लस का हो जाएगा इस साइड आने के बाद, और इस साइड में 6, तो x बराबर 6/5 आ गया। x का मान ही हमसे पूछा था, क्या पूछा था कि x का मान बताओ, तो x का मान क्या आया, 6/5 आया। अब हम चलते हैं कि किस ऑप्शन में ये आंसर है 6/5। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसका सही आंसर होगा। तो यहां हमने क्वेश्चन नंबर 25 देखा है तो यहां इसका आंसर होगा 6/5। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे, और जो आगे वाला प्रश्न है ये है, एक व्यक्ति ने 8600 रुपए अपने 5 बेटे, 4 बेटियों, 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी टाइप के प्रश्न आपको एसएससी 10+2 हुआ, रेलवे है, इन सब में देखने को मिल सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ प्रश्न का सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। हमारे पास बेटे के बारे में और बेटियों के बारे में और भतीजे के बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले तो मैं यही लिख लेता हूं कि हमारे पास में है बेटा है और कौन है, बेटी है, और फिर इसने कहा है भतीजा, तो भतीजा मैंने यहां लिख लिया है। अब देखते हैं इसने और क्या कहा है। इसने कहा है कि पहले तो हम प्रत्येक की बात कर लेते हैं, कि एक एक की बात कर लेते हैं। इसने ये कहा है, देखो यहां से पढ़ते हैं, यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, यानी भतीजे का 4 गुना मिल रहा है बेटी को, प्रत्येक बेटी को, और प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, तो इसका मतलब बात किस पे की गई है, भतीजे पे। दोनों डिपेंड है किसके ऊपर, भतीजे के ऊपर। और भतीजा जो भी होगा इसके बंटवारे में उसको अपन मान लेते हैं कि x है। अब ये कहा था, देखो बेटी को भतीजे का 4 गुना, तो इसका 4 गुना यानी 4x, और इसने आगे कहा बेटे को
भतीजे का 5 गुना यानी इसका 5 गुना, यानी ये क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। अब ये देखो 5 है, ये तो प्रत्येक आया, एक एक व्यक्ति का आया है, यानी एक एक हिस्से में कितना धन होगा 5x 4x और x होगा। अब ये क्या कह रहा है कि 5 हैं बेटे और 4 बेटियां हैं और 2 भतीजे हैं, तो इस हिसाब से करेंगे तो हम कुल की बात करेंगे तो कुल लिखेंगे, ये 1 का है तो 5 का कितना होगा, जब इसको हम 5 से गुणा कर देंगे तो 5 का जाएगा, तो ये हो जाएगा 25x और बेटी कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा 16x और ये 2 भतीजे हैं तो यहां क्या आ जाएगा 2x। अब ये कह रहा है कि ये कुल धन आ गया, हमें अनुपातों का जो था इसको लिख लिया हमने कि जो कुल धन है वो किसके बराबर होगा, 8600 रुपए के बराबर होगा। तो ये हम लिख लेते हैं 25x प्लस 16x प्लस 2x और बराबर 8600 रुपये आ गया। अब इन सबको जोड़ लेते हैं हम, 25 और 15 41, 41 और 2 43, x बराबर 8600 और यहां से हम x का मान निकालते हैं तो 43 का भाग 86 में देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी x का मान आ गया 200। x का मान इसमें कहीं पर भी रखेंगे तो प्रत्येक का भी मान निकाल सकते हैं, कुल का भी मान, कुल का मान तो दिया ही था हमें, तो प्रत्येक का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते इसने पूछा क्या है, देखो प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये प्रत्येक व्यक्ति की है, बेटा प्रत्येक बेटा हो या बेटी या भतीजा हो, तो इसमें प्रत्येक बेटी के लिए कितना है 4x है, तो प्रत्येक बेटी के लिए कितना होगा, देखो प्रत्येक बेटी यानी प्रत्येक बेटी की सिम क्या है 4x, तो इसका मतलब 4 और x का मान कितना आया 200, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 800 रुपए प्रत्येक बेटी के हिस्से में आएगा। यहां हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका सही आंसर होगा, 800 रुपए प्रत्येक बेटे के हिस्से में 800 रुपए होगा। या हमें बेटे के बारे में पूछे या भतीजे किसी के बारे में भी निकाल सकते हैं जब हमें x का मान मिल गया हो। मैं आशा करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब अपन चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे, और जो आगे प्रश्न है वो क्या होगा, देखो यदि 2 संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है ये। इस टाइप के प्रश्न कई बार कंफ्यूज कर देते हैं हमें कि क्या किसका वर्ग करना है किसका नहीं करना है। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं वो ऐसे मान लो कि x और y हैं, ये कोई 2 संख्याएं हैं। ये कह रहा है 2 संख्याओं के योग, तो हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे कर लेते हैं। ये लो योग है, फिर कह रहा है का वर्ग, दोनों संख्याओं का योग करके फिर वर्ग है, तो इसका मतलब बार वर्ग यानी x प्लस वाई का स्क्वायर हो गया। आगे क्या कह रहा है, उनके गुणनफल का 4 गुना हो, यानी ये जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, इन 2 संख्याओं का जो x और y हैं इनके गुणनफल का 4 गुना है। x और y का गुणनफल यानी xy हो गया, और इनको 4 से और गुणा कर लेते हैं तो 4xy आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां इसका होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला वो लगा लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा 4xy आ जाएगा। अब ये 2xy प्लस का है, इसको उस साइड ले जाते हैं या फिर इस 4xy को इस साइड ले आते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy और ये प्लस वाई स्क्वायर, और बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ये होगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर और माइनस का 2xy और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और बराबर में 0 लिख सकते हैं। अब हम यहां देखते हैं कि ये अगर इसका दोनों तरफ वर्गमूल ले लें तो x माइनस वाई बराबर 0 यानी x बराबर y, यानी हमें क्या निकालना है x और y का अनुपात यानी x बटा y यानी 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, x अनुपात y बराबर 1:1 आ गया। और ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1:1 होगा, यानी दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:1 होगा। अब अपन चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारे पास में, एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ए बी सी डी 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा, तो उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी थी। तो पेनों की जो न्यूनतम संख्या है वो बतानी है हमें। जैसे मान लो हमारे पास में ये 4 मित्र हैं, ए बी सी और ये डी, ये 4 मित्र हैं
और इसको 1/3 पेन मिला है, और इसको 1/4, और इसको 1/5 और 1/6 ये अनुपात में है। अब हम ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि कोई पेन मिलेगा तो वो पूरा ही मिलेगा, 1/3 मतलब किसी पेन का तीसरा हिस्सा नहीं मिलेगा, है ना। तो यहां हमारे पास जितने टोटल पेन है उनके 1/3 हिस्सा ए का है, और 1/4 किसका है, बी का, 1/5 सी का, 1/6 किसका है, डी का है। सबसे पहले यहां हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे पास अनुपात है इनका क्या करेंगे, सरलीकरण करेंगे। तो सरलीकरण कैसे करेंगे, देखो ये जो अनुपात में 1 के बटा में है, यहां जो नीचे वाली संख्याएं हैं अगर इनका हम एलसीएम ले लें, लघुत्तम समापवर्ती ले लें, और फिर उस संख्या को इन सब से गुणा कर दें तो हमें अनुपात का सरल रूप मिल जाएगा यहां। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 3, 4, 5 और 6 है। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, देखो 2 से डिवाइड करेंगे 3 में जाएगा नहीं, 2 और ये 5 और ये 3 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3, 2 और 5 और ये 3। अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी यहाँ 1 आएगा। अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो 1 और ये 5 और ये फिर 1 आ जाएगा। और यहाँ हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 1 और 1 ये 1 ही आ जाएगा। 5 3 15 और 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, यानी एलसीएम क्या आया, इनका एलसीएम क्या आएगा, जो आएगा वो 60 आएगा। अब इनका सरलीकरण करते हैं तो प्रत्येक से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 60 से मल्टीप्लाई किया अनुपात, और यहां कर लेते हैं हम 60 गुणा 1/4 अनुपात, 60 गुणा 1/5 अनुपात, 60 गुणा 1/6, 1/6। इसको कट कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 20 3 60 यानी 20 आ जाएगा, 20 अनुपात, और ये कितना आ जाएगा 15, 15 चौक 60, 15 अनुपात, यहाँ कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास में 12, और ये आ जाएगा 12 अनुपात, ये कितना आ जाएगा 10। तो अनुपात में ये 10 आ जाएगा, ये हमारे पास में है 10। तो 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10 आया है, ये सरलीकरण में आया है। अनुपात क्या होता है, अनुपात एक न्यूनतम सरलीकरण होता है, यानी अब जो संख्याएं हैं, ये जो कोई संख्याएं थी जैसे 20 की जगह या 200 था, या 15 की जगह और कोई संख्या थी, 12 की जगह और कोई संख्या थी, इन सबको कट करने के बाद में लास्ट में सरलतम रूप यानी निम्नतम रूप है ये संख्याओं का। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या यही होंगी, इससे छोटी और कोई संख्या नहीं होंगी अनुपातों के रूप में। इसका मतलब यह होगा अगर हमें कम से कम पेन, न्यूनतम पेनों के बारे में पूछा है, न्यूनतम संख्या में कितने होने चाहिए पेन, तो यहां हम देखेंगे कि इन अनुपातों का अगर हम योग कर लेते हैं तो वही क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो देखते हैं, तो यहां 20 + 15 + 12 + 10, तो ये हम देखते हैं 20 और 15 हमारे पास आ गया 35, 35 + 45 और 2 10, यानी 12 57 हो गया। क्या आएगा, 57 आएगा। इसका मतलब उसके पास न्यूनतम जो पेन थे ना वो कितने थे, 57 थे। तो यहां ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका सही आंसर होगा। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे, और जो आगे प्रश्न है हमारे पास में 29 नंबर, ए, बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। यदि सी को 20 से 2100 रुपए ज्यादा मिलता तो ए का वेतन बताइए। तो देखो 3:2:9 है, ये ए और ये बी और ये सी, ए बी सी हैं। ये ऐसे कह रहा है कि सी को 20 से 2100 रुपए अधिक मिलता है, इसका मतलब बी और सी का अंतर दिया है हमें। बी और सी का अंतर, यहां हम पहले अनुपातों में अंतर देखते हैं। अनुपातों में कितना अंतर है, अनुपातों में 7 यूनिट का अंतर है, और वैसे अंतर कितना दिया है 2100, तो ये 2100 आ गया। अब हम यहां निकालना चाहिए 1 यूनिट का मान, तो 2100 में हम 7 का भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 7 या 21 यानी 300 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आया, 300 आया है। और पूछ क्या रहा है, एक का वेतन बताइए। किसका वेतन पूछ रहा है, एक का वेतन। अगर 1 यूनिट का मान मिल गया तो हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो एक का वेतन 3 यूनिट होना चाहिए, तो 1 यूनिट का मान कितना है 300, तो ये कितना आ जाएगा 3 × 300, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 900 रुपए आ जाएगा। किसका, एक का वेतन। तो यहां ऑप्शन नंबर 1 जो है 900, ये इसका सही आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। आगे जो प्रश्न है, यदि एक परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग 75 है, तो परिमाण बताइए। यानी 2 भाग हैं,
ये लो 3:5। कुल परिमाण पूछा है, ये परिमाण बताइए, इसका मतलब कुल पूछ रहा है, ये कुल परिमाण बताइए। 3:5 है। ये बड़ा भाग दिया है वो कितना है, 75 है। यानी यहां पर भी हम देखें तो बड़ा भाग क्या है, 5 यूनिट। किसके बराबर, ये जो बड़ा भाग है 5 यूनिट, ये बड़ा इसलिए है कि यहाँ पहले से कोई बड़ी संख्या रही हुई होगी, तभी यहाँ कट के बड़ी संख्या आई है। तो 5 यूनिट का मान किसके बराबर है, 75 के। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 75/5 आ गया। तो ये कितना आ गया, 15। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 15 आ गया। तो अब हमें किसका मान पूछ रहा है, परिमाण, कुल पूछ रहा है, कुल निकालना है। तो एक तो यहां तरीका यह है कि जो ये दूसरा भाग है इसका मान पहले 75 था, अब एक का और ज्ञात कर लें हम, तो हमारे पास में दोनों को जोड़ लेंगे। एक दूसरी बात यह कि कुल जो परिमाण है वो कितना है, 8 यूनिट हो गया। 2, 3 और 5 8 यूनिट हो गया। और 1 यूनिट का मान कितना है हमारे पास में, 15। और 15 × 120, यानी यहां हमारे पास जो कुल परिमाण होगा वो कितना होगा, 120 होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो पढ़ाया गया है आज की क्लास में ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने 50 प्रश्नों की श्रृंखला में 30 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, आगे हमें 20 प्रश्न कंप्लीट करने हैं। और यहां हम एसएससी 10th लेवल की जो जीडी की एग्जाम है वहां से लेके एसएससी ग्रेजुएशन लेवल, सीजीएल लेवल तक के प्रश्न करने वाले हैं। और हर टाइप के प्रश्न यहां आपको देखने को मिलेंगे, चाहे 1 या 2 प्रश्न ही देखने को मिले, लेकिन हर टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब जो आगे आने वाले 20 प्रश्न होंगे उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो आपको अच्छे से करने हैं। उन्हीं में से उस टाइप के जो प्रश्न होंगे 20 प्रश्न में करेंगे, वो आपको डायरेक्ट ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उनमें सिर्फ नाम चेंज हो सकता है। तो आप लगातार बने रहे, लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैं